विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर, From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। नमस्कार, मैं विद्यांशु शेखर झा। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2024 से मेरी 59th रैंक आई है। 2023 की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा में मेरी 5वीं रैंक आई थी और इससे पहले भी यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 में मैं सेलेक्ट हुआ था और मुझे दैनिक सर्विस अलॉट हुई थी। आज डीकेटी के माध्यम से मैं एसए के बारे में बात करना चाहूंगा। एसए एक ऐसा पेपर है जो मैंने समझा कि यहाँ पे मार्क्स का काफी वेरिएशन है। कुछ कैंडिडेट्स के 70s 80s में ही मार्क्स आ रहे हैं, कुछ के 115 120 भी आ रहे हैं। तो 40-50 नंबर का गैप एसए के पेपर में अकेले क्रिएट हो जा रहा है और ये 40-50 नंबर वो गैप है जहाँ पे एक कैंडिडेट एग्जाम सेलेक्ट भी हो जाता है और दूसरा सिलेक्शन मिस भी कर जाता है और दूसरा सीधे आईएएस बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है जो एसए का पेपर अकेले क्रिएट। और हाल के दिनों में यूपीएससी ने एसए के पेपर में थोड़ी मार्किंग भी टफ कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों है आपके लिए। इस वजह से इस बार मैंने एसए के पेपर में काफी मेहनत की थी और मैं आपको अपनी डिटेल स्ट्रेटजी बताना चाहूंगा। यहाँ मैंने कुछ डिटेल नोट्स अपने आईपैड में बना रखे हैं, तो वो मैं देख करके आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे किया। तो सबसे पहली बात यह है कि 2019 के ऑन बाद से यूपीएससी ने फिलोसफिकल एसए पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। पहले एसए इस तरह से आते थे कि ठीक है, आप महिला पे कोई ऐसे आ गया, सोसाइटी पे कोई ऐसे आ गया, हेल्थ केयर पे आ गया, एजुकेशन पे आ गया। पर 2019 के बाद से फिलोसफिकल ऐसे, जैसे आप मान लो कि वर्ड्स आर डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है, शब्द दो धारी तलवार होते हैं, इस तरह के फिलोसफिकल ऐसे आने लगे। तो काफी कैंडिडेट्स को इसमें काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है कि ये फिलोसफिकल ऐसे हम कैसे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरी अप्रोच, उसके बाद से मुझे फिलोसफिकल ऐसे काफी ज्यादा पसंद आने लगे। और अब तो मेरे फिलोसफिकल ऐसे का ये इस तरह की, अगर आप मुझे जनरल जीएस वाले हेल्थ केयर एजुकेशन पे दे दो तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि इस पे मैं क्या लिखूं। मुझे फिलोसफिकल ऐसे में इतना आनंद आता है ये लिखने में। तो फिलोसफिकल ऐसे में आपको क्या करना है, मैंने क्या किया था, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि फिलोसफिकल ऐसे को कैसे अप्रोच किया जाता है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूं कि ऐसे को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, फिर मैं आगे की स्ट्रेटजी बताऊं। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसे है मेरे आईपैड में। ऐसे का टॉपिक का नाम है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 में यूपीएससी ने पूछा था। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिशन टीम। तो ये ऐसे का टॉपिक था कि जो सोचना है ये गेम की तरह है, जब तक एक अपोजिशन की टीम नहीं होती तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एक एनेक्डोट से अपने ऐसे को शुरुआत कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था एक एनेक्डोट ये प्रैक्टिस में, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो एलाइड को लगा कि वो लोग पूरे दुनिया के बादशाह हैं, सी और ग्लोब पे उनका कब्जा है। पर नाजी की थिंकिंग थी, नाजी ने क्या सोचा कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है, जिन पे जर्मनी पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगे थे, तो नाजी ने देखा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में सबमरीन्स पे कोई भी बैन नहीं लगा था। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर वो सबमरीन बना सकते, तो उन्होंने सबमरीन बनाया। उनके सबमरीन का नाम यू बोट था और इसके बाद उन्होंने एलाइड के शिप्स को उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखो आप, वो थिंकिंग थी। उसके बाद जब एलाइड ने देखा कि उनकी सारी मर्चेंट शिपिंग और बाकी शिप्स को डुबाया जा रहा है जर्मनी के सबमरीन के थ्रू, तो उन्होंने फिर अपना दिमाग लगाया। तो तब जाके सोनार का इन्वेंशन हुआ, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन का इन्वेंशन हुआ, कोडिंग डिकोडिंग, इन चीजों का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। उसके बाद जब नाजी के कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट होने लगे तो फिर नाजी ने क्या किया, उन्होंने एनिग्मा मशीन को बनाया। आई थिंक आप लोग काफी लोगों ने वो एनिग्मा के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा। तो उन्होंने एनिग्मा मशीन का आविष्कार किया ताकि आप एनक्रिप्टेड वे में कम्युनिकेट कर सको। तो एलाइड ने रिस्पॉन्ड किया ट्यूरिंग मशीन बना करके, जिसने एनिग्मा को डिक्रिप्ट। तो यहाँ से मैंने 1 से 2 पैराग्राफ में कहानी से समझा कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम, ठीक है, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिशन टीम। शुरू में एलाइड खुद को महान समझ रहे थे, फिर नाजी का रिस्पॉन्स आया, फिर एलाइड ने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। तो इस तरह से आप एनेक्डोट से अपनी बात रख सकते हो, एक कहानी जो कि पूरे के पूरे ऐसे के मीनिंग को कन्वे कर दे कि एग्जामिनर ये समझ जाए कि चलो कैंडिडेट को पूरी बात समझ में आ गई और एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो जाती है। फिर आपको क्या करना है कि ऐसे को आपको
मल्टीपल मेजर सब हेडिंग में ब्रेक करना है। पहला क्या, चूंकि ये ऐसे का टॉपिक था थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिशन टीम। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क में आपको इसका मीनिंग एग्जामिनर को समझाना है, ठीक है, कि आप क्या समझते हो। सेकंड मेजर पार्ट में हम फिर हर मेजर पार्ट के सब पार्ट्स में आएंगे, पर पहले आपको मैं ऐसे के मेजर पार्ट के स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट मेजर पार्ट में आपको वर्ड्स के मीनिंग समझाने हैं। सेकंड मेजर पार्ट में आपको ये समझाना है, चूंकि ऐसे का टॉपिक था थिंकिंग इज लाइक अ गेम, तो आपको ये बताना है कि व्हाई थिंकिंग इज लाइक अ गेम, ठीक है, थिंकिंग में ऐसा क्या है कि वो गेम की तरह है। और उसके बाद नेक्स्ट मेजर पार्ट में आपको ये समझाना है कि ऐसा क्यों होता है कि थिंकिंग तभी स्टार्ट हो पाती है जब एक अपोजिशन टीम हो। अगले मेजर पार्ट में आपको ये समझाना है कि अपोजिशन टीम ना हो तो फिर थिंकिंग की क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है। उसके बाद जब आपने अब इससे के मेजर पार्ट को डील कर लिया, चूंकि यही था थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिशन टीम। तो अभी तक हमने ये मेजर पार्ट बनाया कि हमें ये बताना है कि थिंकिंग गेम की तरह क्यों है, अपोजिशन के आने से ही थिंकिंग क्यों स्टार्ट होती है, और अपोजिशन के एब्सेंस में थिंकिंग में क्या असर पड़ता है। तो अभी तक हमने ऐसे की जो टॉपिक थे उसके बारे में ही बात की, उसको ही डिटेल से बताया। अब हम ऐसे के अपोजिशन में भी जाके बातें करेंगे। क्या, अगला मेजर पार्ट हमारा ये होगा कि थिंकिंग जो है वो बिना अपोजिशन के भी होती है। अगला ये होगा कि अगर ये जरूरी नहीं है कि हर बार अगर ऑपोजिशन हो तो वो थिंकिंग में हेल्प ही करे, हो सकता है ऑपोजिशन आपके थिंकिंग में रोड ब्लॉक भी बन जाए। तो आपको सिर्फ ऐसे के फेवर में नहीं बताना, आपको ऐसे के अगेंस्ट भी जाना। आपको एग्जामिनर को ये दिखाना है कि जिसने ऐसे का ये कोड दिया आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो। ये पहला पार्ट होता है, उसे हम थेसिस कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम एंटीथेसिस कहते हैं, और अब हम लास्ट के पार्ट पाएंगे जो होता है सिंथेसिस। देखो आप एक बात समझो, कल को आप आईएएस अधिकारी बन गए, सीएम सर ने आपसे पूछा कि हाँ कलेक्टर साहब बताइए ये परियोजना करनी चाहिए, आपने परियोजना के प्रोज बता दिया, आपने कॉन्स बता दिया, पर आप इसके लिए थोड़ी होगी 4 पॉइंट प्लस 4 पॉइंट माइनस। अब आपको एक कंक्लूजन भी बताना पड़ेगा कि सर वे अहेड क्या होगा, कि अगर इस परियोजना को अगर हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके 4 बेनिफिट है 2 नुकसान है, तो क्या सोल्यूशन क्या है, वे अहेड क्या होना चाहिए, ये भी तो बताना है। इस पार्ट को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस में आपको ये बताना है कि इन दोनों चीजों के बीच ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, कि कुछ चीजें पॉजिटिव में है तो कुछ चीजें नेगेटिव में क्यों है, ये प्लस माइनस क्यों है, अगर ये दोनों के बीच डिफरेंस आ रहा है तो इस डिफरेंसेस को कैसे कम किया जाए, और फिर वे हेड क्या हो सकता है। तो ये होता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में आपको पहले ये बताना है कि थिंकिंग में क्या इश्यूज आ रहे हैं, अपोजिशन का जो स्पिरिट होता है उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये दोनों बातें आपको बतानी है। फिर आपको ये बताना है कि क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम ऐसा कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि दोनों टीम्स के बीच एक फेयर गेम हो सके। तो ये हो गया इसे का ब्रॉडर स्ट्रक्चरिंग, कि आपको पहले थीसिस में बताना है, फिर एंटीथेसिस बताना है, और फिर सिंथेसिस में दोनों को रिकंसाइल करना है। रिकंसाइलेशन के 3 पार्ट है। पहला कि ये दोनों के बीच में ऑपोजिशन क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों है कि एक थीसिस पार्ट है, एक एंटीथेसिस पार्ट है, अगर ये ऑपोजिशन आ रहा है तो दोनों के बीच के गैप्स को कैसे कम करना है, और वे हेड कैसे होना चाहिए। तो ये हो गया ब्रॉडर स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। पहले आपको इन ब्रॉडर एरियाज में इसे को ब्रेक करना है। अब हर ब्रॉडर एरियाज को कुछ सिंपल आइडियाज में, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम मीनिंग देखेंगे ऐसे का, तो यहाँ पे आपको थिंकिंग का मतलब पहले बताना है जनरल मीनिंग में। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, तो थिंकिंग का बताना है कि थिंकिंग का मतलब होता है न्यू आइडियाज, रीजनिंग। अपोजिशन, तो अपोजिशन का यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो अपोजिशन का मतलब होता है कि चैलेंजिंग आइडियाज हो, कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपको देना हो। और गेम का क्या मतलब होता है, जैसे क्योंकि ऐसे का टॉपिक ये था थिंकिंग इज लाइक अ गेम, तो अब आप गेम का भी मतलब बताओ। तो गेम का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस दोनों के बीच कंटेस्ट होना चाहिए, कोई बेटर होगा, कोई प्रिवेल करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट के पैराग्राफ में हम एग्जामिनर को ये बता रहे कि हमने क्या मतलब समझा है, थिंकिंग वर्ड से क्या मतलब समझा, अपोजिशन से क्या मतलब समझा, गेम से क्या मतलब समझा, ये हो गया। अब जो हमारे फर्स्ट पार्ट था कि हमें ये बताना था कि हाउ थिंकिंग हैज ट्रेट दैट इज सिमिलर टू गेम, थिंकिंग और सिमिलरिटी, गेम में क्या सिमिलरिटी है, थिंकिंग गेम जैसा क्यों है। तो यहाँ पर आप कुछ कर सकते हो कि जैसे कि गेम और थिंकिंग दोनों में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, दोनों प्रिवेलिंग नोशंस को सपोज करते हैं, जैसे कि रेनेसा हो गया, रेनेसा का पीरियड, या जहाँ दोनों जगह पे डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होते हैं, या थिंकिंग या गेम दोनों में आपको लगातार इनोवेट करते रहना होता है, दोनों में आपको बेस्ट वे फॉरवर्ड ढूंढना होता है। तो इस तरह से आप एग्जामिनर को कन्वे कर रहे हो कि आपके नजर में थिंकिंग और गेम दोनों सिमिलर क्यों है, ठीक है। वैसे ही अगला है कि हाउ थिंकिंग स्टार्ट्स व्हेन अपोजिशन कम, जो हमने पहले मेजर एरिया डिस्कवर किया था। तो अब इसके अंदर के थॉट्स आपको बताने हैं कि थिंकिंग कैसे स्टार्ट होती है जब अपोजिशन आता है। तो जैसे कि वेस्टर्न लिबरल थॉट और फ्री मार्केट, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट आ गया था तो काफी लोगों ने बोला कि दिस इज एंड ऑफ हिस्ट्री, अब इसके आगे कुछ लाइफ होगा ही नहीं, दुनिया की पॉलिटिकल सिस्टम सेट हो गई है कि लिबरल पॉलिटिक्स होनी चाहिए और फ्री मार्केट होना चाहिए। तो हमने इसको एंड ऑफ हिस्ट्री मान लिया था। पर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म ने फिर से दुनिया को हिला कर रख दिया, तो नई थिंकिंग स्टार्ट हो गई। अब कम्युनिज्म चला गया तो अब आपके पास कैपिटलिज्म आ गया। तो वो एक चीज आई आपके पास, आपने बोल दिया ये तो एंड ऑफ हिस्ट्री है, पर तभी कम्युनिज्म भी आ गया। और जैसे अकबर का इबादत खाना था,
तो वहाँ पर अलग अलग आइडियाज, अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन होता था, ठीक है, अलग अलग रिलीजन एक दूसरे के साथ कम्पीट करते थे। तो वही था कि जब अलग अलग थॉट्स आते थे तभी लोग आगे बढ़ पाते थे। क्लाइमेट चेंज है कि शुरू में हमने खूब सारे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर लिया, उसके बाद हमें पता चला कि पर्यावरण सफर कर रहा है, फिर हमने क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर काफ़ी सारे एंटी क्लाइमेट लॉबिस्ट भी आ गई, उन्होंने क्लाइमेट डिनायलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर से हमने उन्हें काउंटर किया। तो हम यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कैसे ऑपोजिशन के आने से थिंकिंग चेंज हो गई। फिर हमारा थर्ड पार्ट था कि क्या होता है थिंकिंग में अगर ऑपोजिशन मिसिंग हो, तो थिंकिंग की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि रॉटनिंग ऑफ आइडियोलॉजी, जैसे कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, कोई ऑपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उनको कंटेन करने के लिए नहीं है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऑपोजिशन नहीं है तो उनकी आइडियोलॉजी रॉटन हो रही है, देश का क्या हाल है आप देख लो। तो ऐसे ही 3-4 पॉइंट आपको सोच लेने हैं। और सिमिलरली जैसे कि एक और पॉइंट था कि थिंकिंग गेम की तरह क्यों है। तो क्या बोलते हैं, गेम भी आप इंजॉय करते हो, उससे आपकी बेस्ट थॉट्स निकल कर आती हैं, टू मच कंपटीशन वगैरह। तो ये सारे कुछ मेजर एरियाज थे। उसके बाद हम आते हैं एंटीथेसिस पे, जहाँ पे हम ऐसे के आर्गुमेंट के अगेंस्ट भी जाते हैं। जैसे कि हमने चूंकि ये बोला था कि थिंकिंग के लिए अपोजिशन चाहिए, थिंकिंग गेम की तरह जहाँ अपोजिशन चाहिए, तो हमारा पहला पर्सपेक्टिव है कि नहीं, थिंकिंग बिना अपोजिशन के भी हो सकता है। और वैसे ही अपोजिशन का होना हमेशा थिंकिंग में हेल्प नहीं करता है। काफी बार अपोजिशन जो है वो थिंकिंग के प्रोसेस को डिग्रेड भी कर देता है। तो इन दोनों बातों को भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे कि पहले थिंकिंग बिना ऑपोजिशन की हो सकती है, जैसे इंट्रोस्पेक्शन, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने अपने मन में ही काफी थिंकिंग की। उन्होंने सोचा, आप मेडिटेशन करते हो जैसे लॉर्ड गौतम बुद्ध, इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बातें करते हैं कि आपके मन में सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। काफी बार हम कॉपरेशन कोलैबोरेशन की बात करते हैं, ना कि ऑपोजिशन की बातें करते हैं। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें करते हैं कि दो लोग कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। तो यहाँ से भी तो इनोवेशन निकल करके आता है। तो देखो हम कैसे ऐसे के टॉपिक के अगेंस्ट भी गए। सिमिलरली हम यहाँ भी बोलेंगे दूसरे बात पे कि ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन हो तो हर बार थिंकिंग इंप्रूव ही हो जाती है, हर बार गेम इंप्रूव ही हो जाता है। जैसे कि आप देखो, कोल्ड वार था, दो ऑपोजिशन थे, तो वो न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन हो गया। आप ट्रेड सीक्रेट्स देख लो, जब उनकी चोरी होती है, जैसा चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करता है, तो यहाँ तो क्या बोलते हैं, दो ऑपोजिशन टीम थिंकिंग के प्रोसेस को हेल्प नहीं करेगी, यहाँ तो आईपीआर राइट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे आप देख लो कि कुछ ऑपोजिशन टीम की थिंकिंग होती है कि द विनर टेक्स इट ऑल, कि वो किसी लूजर के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता है। अभी आप डोनाल्ड ट्रम्प को देख लो कि वो अमेरिका के पावर को यूज करें बाकी कंट्रीज को बुली करने के लिए। तो यहाँ कहाँ कंपटीशन है, वो तो सिंगल हैंडेड वन वे टैरिफ लगा रहे हैं दूसरों पे, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव और था मेरा कि थिंकिंग और गेम दो अलग अलग चीजें होती हैं। क्यों? तो गेम में प्लानिंग होती है, जबकि थिंकिंग में क्यूरियोसिटी होती है। गेम में है विनिंग लूजिंग होता है, पर थिंकिंग में जरूरी नहीं है कि विनर और लूजर ही हो। तो देखो, अब मैंने कैसे ऐसे के टॉपिक के अगेंस्ट भी जाके ये भी बताया कि जो बात ऐसे बोल रही है वो यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है। और अब जाकर के हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि इनके बीच सिंथेसिस कैसे होगा, कि अगर थिंकिंग और गेम अलग अलग हैं तो इनके बीच कैसे सिंथेसिस करना चाहिए, कि आप थिंकिंग की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करोगे। अगर ऑपोजिशन, जैसे हमने पहले इश्यू रेज किया था कि जरूरी ना हो कि ऑपोजिशन के होने से थिंकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो हम ऑपोजिशन की क्वालिटी के साथ कैसे फेयर गेम को इंश्योर कर सकते। तो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग को कैसे इंप्रूव करना है, तो सबसे पहले ये बात है कि फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को बढ़ाओ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बढ़ाओ, जैसे आप अपने एल्डर से सीखो, सोसाइटी से सीखो, फैमिली से सीखो। आप रोट लर्निंग के ऊपर क्वालिटी थिंकिंग को प्रमोट करो, तो इससे थिंकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो ये मेरा सिंथेसिस आ गया था, जो कि थिंकिंग पे बात थी, मैंने थिंकिंग को बताया कि कैसे इंप्रूव करना है। वैसे ही अगला मेरा पॉइंट था कि ऑपोजिशन के साथ कैसे बेटर गेम हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पॉइंट्स थे, जैसे कि आप एक दूसरे की बातों को समझो, सुनो, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस एक्सेप्ट करो। अगर आप किसी से डिसएग्री कर भी रहे हो फिर भी उनकी बातों को मानो। कंपटीशन फेयर होना चाहिए, और हमारा एंड गोल होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी बेटर होना चाहिए। तो ये मेजर आइडियाज हैं। अब आपको कंक्लूजन पर आना है, और कंक्लूजन में आपको जितने भी आपने मेजर एरियाज को एक्सप्लेन किया था, सबकी एक एक समरी बता देनी है। जो हमने थेसिस में एक्सप्लेन किया, जो एंटीथेसिस में एक्सप्लेन किया, उनकी समरी बता देनी है। और लास्ट में ये बताना है कि ये लास्ट में आपको एक ऐसा चीज देना है जो एग्जामिनर पढ़ के खुश हो जाए। ये लास्ट का आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि थिंकिंग और चैलेंज जो है, इससे हमेशा जो भी आपके आइडियाज को जो भी चैलेंज किया जाता है, और आपकी जो भी फ्री थिंकिंग, इससे हमेशा हमेशा बेटर आइडियाज और अवेकनिंग आती है। हमें इस चीज की जरूरत है कि आप नायरेस्ट शैकल्स को रिमूव कर सको थिंकिंग का, ताकि एक ब्राइटर फ्यूचर हो। और मैंने अपने ऐसे को एक पोएम सेंड किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पोएम है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where the knowledge is free and where the world has not been broken into fragments of narrow domestic walls, into that heaven of freedom, oh my father let my country awake। तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसी बारे में बात कर रहे थे कि नॉलेज फ्री होनी चाहिए, थिंकिंग फ्री होनी चाहिए, इस देश में मेरे कंट्री का जन्म होना चाहिए। तो अब देखो कितनी अच्छी सी एक पोएम थी, आपने उस पोएम पे एंड किया। और पोएम से पहले आपने एक वो उसका
बैकग्राउंड भी बना दिया था। ऐसा नहीं था कि अब्रप्टली ये पोएम आ गया जिसने एंड किया, उससे पहले आपने उसकी एक भूमिका बांध दी थी कि थिंकिंग से ही दुनिया आगे बढ़ सकती है, हमें थिंकिंग को प्रमोट करने की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक ऐसे की स्ट्रक्चरिंग हो गई। अब मैं यही बोलूँगा कि कैसे करना है, कुछ तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, जितने प्रीवियस ईयर कर सकते हो करो, ठीक है। वैसे ही आप थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस पे जाओ। और मैंने क्या किया था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी मैंने 1.5 घंटे में एक मॉक पेपर लिखा था, तो ये कर सकते हो। और कुछ मैंने अच्छे पोएम्स इंक्लूड कर लिए थे अपने नोट्स में, तो मैं काफ़ी बार अपने ऐसे को पोएम से इंक्लूड करता था। और जहाँ तक कोचिंग की बात है, तो मैंने शुरू में क्या किया था, मैंने शून्य आईएएस के एक ऐसे के कोर्स को एनरोल किया था, वहाँ से मैंने काफ़ी नोट्स कलेक्ट किए थे। उसके बाद मैंने सिविल्स दिल्ली के ऐसे के प्रोग्राम को एनरोल किया था, और फाइनली यूपीएससी मित्रा करके एक इंस्टीट्यूट है जहाँ ईशान सर पढ़ाते हैं, मैंने उनसे भी ऐसे की गाइडेंस ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे एक ऐसा पेपर है जहाँ काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का डाइवर्जेंस होता है, किसी के 70s-80s भी आ रहे, किसी के 120-130 भी आ रहे, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे कि ये पेपर मेरा अच्छा सा हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे कैंडिडेट्स को ऐसे के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए, फिलोसफिकल ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं डीकेटी को ये मौका मुझे देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आशा करूँगा कि कैंडिडेट्स भी अपने ऐसे पेपर में अच्छा करें। धन्यवाद।